नमस्कार साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हिस्ट्री के कुछ विषयों से परिचित कराना चाहता हूं। इसके माध्यम से हम हिस्ट्री को पाषाण काल से लेकर के यानी कि आज आधुनिक काल से होते हुए आज तक इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम समझेंगे कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास हम किसे कहते हैं? मान के चलिए एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ये है सन 1 और ये है 2022 यानी कि आज। और यहाँ पर यहाँ के अपने तरीके हैं, जैसे कि यहाँ की भाषा है, जैसे यहाँ पर अपना प्रथा है, कोई यहाँ की कोई मान्यता है, यहाँ का धर्म है, यहाँ की राजनीति है, यहाँ की अर्थव्यवस्था है, यहाँ का समाज है। जब इन सारे परसेप्शंस को यहाँ खड़ा व्यक्ति समझेगा तो उसे एक अध्ययन के माध्यम से समझेगा, और जो समझेगा इन सबको वो आज के परसेप्शन में समझेगा, यानी कि आज क्या परिस्थितियां हैं। कल की चीज़ों के बारे में जब निर्धारण होगा तो आज की पृष्ठभूमि में होगा। तो इसीलिए इतिहास यानी कि एक अध्ययन को कहते हैं। किसके अध्ययन को? अतीत के अध्ययन को। और ये जो अतीत का अध्ययन है और ये होता है वर्तमान प्रकाश में। यानी कि अतीत के अध्ययन को जो कि होगा वर्तमान प्रकाश में। तो सबसे पहले इतिहास की परिभाषा, इतिहास अतीत का वर्तमान प्रकाश में अध्ययन होता है। इतिहास मानव की संस्कृति का अध्ययन है। अब मानव की संस्कृति का अध्ययन कैसे होता है? अब संस्कृति क्या होती है? मान के चलें संस्कृति एक प्रकार से देखा जाए तो जीवन का मूल्य है। एक प्रकार से मूल्य यानी कि तौर तरीके जो विचारों से पैदा होते हैं। यानी कि किसी भी चीज के तहत अगर हम ये कहें कि नृत्य है तो एक प्रकार से यह भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है। संस्कृति की खास बात होती है कि भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होगा। संगीत है, भाषा है, और कोई प्रथा है, और कोई मान्यता है, कोई संस्कार है, और अभिवृत्ति। अगर एक प्रकार से अगर हम ये कहें कि संस्कृति क्या है? समाज का उच्चतम आदर्श है संस्कृति। अब कैसे है? अब इनको समझते हैं कि संस्कृति एक विचार कैसे है। मान के चलिए एक जनजाति लोग हैं, ये जीवन यापन करते हैं यहाँ पर, ये इनकी एक व्यवस्था है, बंद व्यवस्था है जनजाति लोगों की। अब ये किस प्रकार से खेती करेंगे, शिकार करेंगे। तो इनका जो शिकार करने का जो तरीका है ना, जो प्रथा है, उसे हम कहेंगे संस्कृति इनकी, यानी कि शिकार करने की संस्कृति। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति शिकार पर जाने से पहले, ये समाज क्या करता है, शिकार पर जाने से पहले एक आयोजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सब लोग उसमें भाग लेते हैं जो शिकार में जा रहे हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं जाने से पहले, तो ये इनका अपनी एक संस्कृति है, इनकी प्रथा है। तो इस प्रथा को हम संस्कृति कहेंगे। मान के चलिए हमारे यहाँ बड़ों का सम्मान करना, उनके पैर छीना, ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक मान्यता है। तो क्या है? ये हमारी संस्कृति है। अब मान के चलें हमारे यहाँ पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो अगर मृत्यु हो जाए
उसे दफनाया जाना है या जलाया जाना है, ये अपना अपना अलग अलग संस्कार है। अभिवृत्ति का मतलब होता है, अभिवृत्ति यानी कि अभिवृत्ति का इंग्लिश मीनिंग होता है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड किसे कहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। एटीट्यूड का अगर हम इसे सीधे सामान्य शब्दों में समझें, यानी कि हमारा परसेप्शन, यानी कि एक व्यक्ति है और ये कोई एक वस्तु है, इस व्यक्ति का इसके प्रति जो परसेप्शन है, और ये परसेप्शन नेगेटिव भी हो सकता है, ये परसेप्शन पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी कि एटीट्यूड हम उसे कहते हैं किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति कोई परसेप्शन, वो परसेप्शन नेगेटिव हो सकता है, वो परसेप्शन पॉजिटिव हो सकता है। याद रहे, किसी भी व्यक्ति का किसी भी वस्तु के प्रति भी हो सकता है परसेप्शन, और ये परसेप्शन किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है। और ये जो परसेप्शन बनेगा ना, ये बनेगा विचार से। और हर समाज में किसी न किसी चीज़ के प्रति परसेप्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे कि घूंघट प्रथा के लिए हो सकता है किसी समाज का परसेप्शन अलग है और किसी समाज का परसेप्शन अलग है। अमेरिका में जो धारणाएं हैं और भारत में ऐसी धारणाएं नहीं हैं। अमेरिका में अगर धारणाएं हैं तो उसके पीछे का एक अपना विचार है, और जब घूंघट प्रथा के पीछे जो उनका परसेप्शन बना वो उनके विचारों की देन है। एक प्रकार से अगर मैं ये कहूँ, किसी भी चीज़ों के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारी संस्कृति तय करती है। अगर मैं ये कहूँ कि समाज का एक तरह से उच्चतम आदर्श है तो बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी समाज को जानना है तो हम सबसे पहले उसकी संस्कृति को जानते हैं कि उसकी संस्कृति कैसी है, उसके लोगों का रहने का तरीका कैसा है, तौर तरीका कैसा है, एक दूसरे के प्रति जो समझ है वो क्या है। एक प्रकार से संस्कृति को अगर देखा जाए तो एक तौर तरीकों को दिखाता है। ये राजनीति भी हो सकता है, हम इसको और ब्रॉडर वे में समझ रहे हैं। राजनीति में जैसे कि राजतंत्र के अंतर्गत राजा खुद अब तलवार के दम पर अपनी सत्ता का निर्धारण करेगा, लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत जनता तय करेगी कि हमारा प्रतिनिधि कौन होगा। तो राजनीतिक संस्कृति है। आज आधुनिक काल की राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र के माध्यम से तय होती है। अगर हम बात करें समाज की, समाज का परसेप्शन, समाज के जो तरीके हैं, जैसे कि परिवार की संरचना, ये जो परिवार की संरचना है, एकल यानी कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का जो विचार है और जो जॉइंट फैमिली का, ये अपनी अलग अलग संस्कृति को दर्शाता है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था, ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी संस्कृति को दिखाता है। अगर और समझा जाए, अर्थव्यवस्था, जीवन यापन के तरीके, जैसे कि मान के चलो कोई शिकार करता है, कैसे करता है, इनके क्या तरीके हैं, जीवन यापन करने में, जीवन यापन हम कैसे कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार से हमारी संस्कृति है। क्यों? क्योंकि कैसे कर रहे हैं इसमें एक विचार निहित है, और ये जो विचार है ये एक संस्कृति को दर्शाता है। धर्म, हमारा और प्रकृति के मध्य क्या संबंध है, मान के चलें एक तरफ प्रकृति है और दूसरी तरफ है मनुष्य। मान के चलें बाइबल में ऐसा लिखा है कि मनुष्य के लिए प्रकृति आई, लेकिन हमारे समाज में मनुष्य से बढ़ के प्रकृति को माना जाता है। तो ये अपना अपना संस्कार है, यानी कि अपनी अपनी संस्कृति है। तो ये सारी चीज़ें जो तय होती हैं वो संस्कृति से होती हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि किसी भी समाज को हमें गहराई से समझना है तो हमें उसकी संस्कृति को समझना होगा। जैसे कि भारतीय समाज में आज जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी समस्या है। अगर भारतीय समाज के तहत ये कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि धरती को एक माँ माना जाता है, फिर भी जलवायु परिवर्तन यानी कि भारत में से संरक्षित करने की अपेक्षाकृत अन्य देशों की तुलना में संभावना ज़्यादा है। जब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं तो सभ्यता को भी समझ लेना चाहिए। ये सभ्यता है, अगर एक संस्कृति माना, हमने जाना एक प्रकार से ये एक विचार है। विचार है यानी कि भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होगी। यानी कि अगर हम ये कहूँ कि संस्कृति को आज मुझे अपनी आंखों से देखना है तो हम ये देख नहीं सकते, क्योंकि भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होगी, केवल वैचारिक रूप से उपस्थित होगी। सभ्यता हम किसे कहते हैं? ये भौतिक रूप से उपस्थित होती है। इसमें विचार जो है माध्यम है। अगर मैं ये कहूँ कि आज जो हमारी जितनी भी सभ्यता, यानी कि एक प्रकार से मान सकते हैं आप स्थापत्य, स्थापत्य मतलब कि आर्किटेक्चर। अब स्थापत्य के अंतर्गत आप मान के चलें हमारा ताजमहल को लें। ताजमहल जो बना है वो एक अलग संस्कृति में बना है, जिसमें पुत्ता, पित्ता, धूरा का प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत चार बाग शैली का प्रयोग किया गया है।
अगर अंतिम रूप से अगर मैं ये कहूं कि ये पूरा तरह से मुगल शैली में बना है, ये जो मुगल शैली है एक प्रकार से एक विचार है, एक तौर तरीकों को दिखाता है, ये क्या है, ये संस्कृति है। तो दोस्तों हमने ये समझा कि संस्कृति जो होती है वो सभ्यता को जन्म देती है। यानी कि क्वेश्चन 1, संस्कृति सभ्यता को आकार देती है। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही। कैसे देती है संस्कृति सभ्यता को आकार देती है? क्योंकि हमारे यहां ये हमने समझ चुके हैं कैसे देती है। आगे अब जब संस्कृति समझा, सभ्यता समझा, तो कला क्या होती है? कला एक बड़ा सामान्य सा मतलब है, यानी कि बेहतर प्रस्तुतिकरण या बेहतर अभिव्यक्ति। अब इसका क्या मतलब है? मान के चलें कोई एक कलाकार है, कोई एक संगीत जानता है, तो संगीत को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना जानता है, तो वो क्या कहलाएगा? संगीतकार, यानी कि सिंगर। यानी कि संगीतकारों को हम क्या कहते हैं? आर्टिस्ट बोलते हैं। तो कला का मतलब है किसी भी चीज को एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना। इंग्लिश में कला को हम आर्ट कहते हैं, हिंदी में तो इसका मतलब बेहतर तरीके से अभिव्यक्ति करना है, और इंग्लिश में जो आर्ट है इसका मतलब होता है स्किल। अगर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इनका मतलब लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हम ये जानते हैं अगर इस धरती पर दो शब्द हैं तो वो एक दूसरे के 100% पर्यायवाची तो नहीं हो सकते, लेकिन ये हमारे जानने का विषय नहीं है, इसको यहीं छोड़ेंगे हम। अब हम यहाँ पर आते हैं। ये कहता है कि इतिहास मानव की संस्कृति का अध्ययन करता है। संस्कृति के अंतर्गत खान पीन, वेशभूषा, भाषा, धर्म आदि आते हैं। मनुष्य निरंतर अपनी संस्कृति को विकसित करता है, इतिहास में इसी का अध्ययन किया जाता है। अब मनुष्य अपनी संस्कृति को निरंतर कैसे विकसित करता है? मान के चलें ये है यहाँ पर प्राचीन काल। प्राचीन काल में इंसान शिकार कर रहा है, शिकार के बाद इसने कृषि का विकास किया, कृषि के विकास के बाद इसने मान के चलें उद्योगों का विकास कर दिया, उद्योगों के विकास के बाद व्यापार करने लगा इंसान, और उसके बाद इंसान ने सिक्के भी ढाले। सीधी बात है, अगर व्यापार हो रहा है तो सिक्के चाहिए, वरना हो नहीं सकते बिना सिक्कों के व्यापार। और इसके बाद हमें नगरीकरण देखने को मिला, यानी कि अर्बनाइजेशन हुआ। अब ये जो हमें एक प्रकार से क्या है, ये हमारी संस्कृति है, शिकार कैसे करना है, जो कृषि है, उद्योग है, एक प्रकार से हमारी संस्कृति को दिखा रहा है। मनुष्य ने क्या किया? शिकार पर वो संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि मनुष्य जानता है कि अगर मैं सिर्फ शिकार पर ही निर्भर रहूंगा, हो सकता है कि आज मैं भूखा रह जाऊं, कल के लिए मुझे खाना ना मिले। लेकिन अगर वो खेती कृषि कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह इसका भंडारण कर सकता है, साल में एक बार कर ले और इसे पूरी साल भर बैठ करके खा सकता है, या साल भर खा ले, या 6 महीने मान लीजिए। और अगर जब कृषि एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी, अगर व्यक्ति अपने खाने के लिए तो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वह अधिशेष भी पैदा कर रहा है। अधिशेष का मतलब अधिक पैदा। मुझे खाना है 1 किलो और मैं पैदा कर रहा हूं 5 किलो, यानी कि 4 kg का अधिशेष पैदा कर दिया मैंने। अब दोस्तों 4 kg का अधिशेष है, अब मैं क्या करूंगा इसका? अब मैं इसे एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर के जाऊंगा जिस व्यक्ति के पास खाना नहीं है, तो मैं समझ लो उसका व्यापार करूंगा। अब कृषि के बाद फिर हमें व्यापार देखने को मिलता है। अब व्यापार होगा तो व्यापार में डिमांड बढ़ेगी लोगों की, अब कहीं ना कहीं हमें शिल्प का विकास देखने को मिलेगा, उद्योग भी विकसित होंगे। व्यापार चाहिए तो हमें सिक्के भी चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं मनुष्य जो है अपनी संस्कृति का विकास करता है। मनुष्य अपनी संस्कृति का निरंतर विकास करता है, ये खास बात है, और यह हमें प्राचीन काल से देखने को भी मिलता है। अगर मैं ये कहूं कि आगे यह मनुष्य निरंतर अपनी संस्कृति को विकसित करता है, हमने जान लिया कैसे करता है। इतिहास में इसी का अध्ययन किया जाता है। हाँ, इतिहास में संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। हमने जाना कि जीवन की जो विभिन्न डायमेंशन हैं, यानी कि जीवन के जो गहरे मूल्य हैं, उनको हम संस्कृति कहते हैं। यानी कि जीवन के गहरे मूल्यों को संस्कृति कहते हैं, हमारे तौर तरीकों को कहते हैं, जो हमारे विचारों से पैदा होते हैं। तो इसी के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं।
अगर मुझे मौर्य काल का अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो उसकी संस्कृति का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उसके एक तरह से हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जिसे कि हम आगे भी समझेंगे। अब तक हमने जाना इतिहास किसे कहते हैं। दो चीजें हैं। नंबर एक, अतीत का वर्तमान प्रकाश में अध्ययन करना, यानी कि अगर हमें कल का अध्ययन करना है तो आज की पृष्ठभूमि में करना है, और इतिहास के अंतर्गत मानव की संस्कृति का अध्ययन करना। और तीसरी चीज ये है कि नंबर 2 और नंबर 3, इतिहास के अंतर्गत अगर सामान्यतः हम किताबों को देखते हैं तो वो कैसे डिवाइड होती हैं, तो ये मैंने परिभाषा बहुत ही व्यवहारिक ली है। जैसे कि राजनीति किताबों में हम पढ़ते हैं, वहां से लिया। राजनीतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है और कला, ये 4 डायमेंशन में हमें अधिकांश इतिहास की किताबें ऐसे मिलती हैं। तो मैंने ये अपने अनुभव से ये समझा है, जो हम पढ़ते हैं, एक तो हम इनकी निरंतरता को पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं परिवर्तन को। अब निरंतरता और परिवर्तन क्या होता है, इतिहास में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो निरंतर चलती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो परिवर्तित होती हैं। इसे समझें कैसे, मान के चलिए कि ऋग्वैदिक काल में कृषि होती है। ये कृषि ऋग्वैदिक काल में ही नहीं, ऋग्वैदिक काल से जब हम आगे निकले उत्तर वैदिक काल में भी हुई, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल में, महाजनपद काल के बाद ये मौर्य काल में, मौर्य काल के मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में, और फिर दिल्ली सल्तनत में, मुगल सल्तनत में, फिर आधुनिक काल में भी कृषि होती है। और इतना ही नहीं, आज भी कृषि होती है। परिवर्तन की अगर हम बात करें, जैसे कि ये माने सती प्रथा, सती प्रथा किसी जमाने में थी लेकिन आज नहीं है। किसी जमाने में दहेज को अच्छा माना जाता था, इसे धन लक्ष्मी माना जाता था, लेकिन आज इसे कलंक माना जाता है समाज के ऊपर। तो हम ये कहें कि इतिहास में जो हम अध्ययन करते हैं, मान के चलो हमें ऋग्वैदिक काल पढ़ना है, हमको पहला काल पढ़ना है ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल, तीसरा पढ़ना है हमें महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे तो हम इनमें क्या पढ़ेंगे कि इसमें कोई चीज है, मान के चलो कृषि है, तो इसमें कृषि में क्या विकास हुआ, इसमें कौन सी चीजें बदल गई। अगर मान के चलो इस काल में दास प्रथा है तो हम ये पढ़ेंगे कि इस काल में दास प्रथा है कि नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। हमें पता चलता है कि इन 7 में दास प्रथा है, तो यहाँ पर दास प्रथा क्या थी, हमको पता चलता है कि दास प्रथा के अंतर्गत महिला पुरुषों दोनों को लगाया जाता था। और हम देखते हैं कि यहाँ दासों को मुक्त होने की कोई आजादी नहीं थी, दासों को विवाह की कोई अनुमति नहीं थी। तो इस प्रकार से जो निरंतरता और परिवर्तन का जो अध्ययन करते हैं हम उसे इतिहास कहते हैं। और ये जो तथ्य, तत्वों, और एक होता है तथ्य, और जो तथ्य होता है वो इन निरंतरता और प्रामाणिकता को सत्यापित करता है, यानी कि इनको आधार तय करता है उनका कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे तय करना है कि परिवर्तन हो रहा है तो हमको बताना होगा कि पहले कौन सी चीज थी और आज क्या है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बाबर भारत में कब आया, 1526 में पानीपत की लड़ाई की, तो एक तथ्य है ये। इसका जो हम प्रयोग करेंगे हम अपने परिवर्तन और निरंतरता की प्रामाणिकता के लिए करेंगे। लेकिन इस 1526 को ही लेके बैठ जाना इतिहास नहीं है। ये इतिहास की गलत व्याख्या की जाती है, और खास करके भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो आगे समझे, यहां पर एक चीज है कि लिखित साक्ष्य, एक है लिखित साक्ष्य और दूसरा है पुरातात्विक आधार। ये समझना है, ये प्राक यानी कि प्राक। अब लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं जिनके, तो उन्हें तो हम इतिहास कहते हैं। इस बात को याद रखना है हमेशा कि इतिहास की एक खास विशेषता ये होती है, जब भी हम इतिहास बोलते हैं टेक्निकली, सामान्यतः हम कुछ भी बोल सकते हैं, टेक्निकली लिखित साक्ष्य, लिखित यानी कि लिटरेचर सोर्स अगर हमारे पास हैं तो ही हम इसे इतिहास कहेंगे। अगर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे पास लिटरेचर जो सोर्स है वो कहां से मिलता है, महाजनपद काल से मिलता है। इसका मतलब महाजनपद काल से पहले का इतना बड़ा जो इतिहास है उसे हम इतिहास नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, उसे हम प्राक इतिहास कहते हैं। अब ये बहुत जरूरी बात है, एनसीईआरटी में लिखी है, 9th क्लास की एनसीईआरटी इन 2 टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करती है 2 लाइन के अंदर। समझे आगे, तो इनका मतलब यही समझाना था
मोटा मोटी समझाएं कि आदि मानव जो था 3 लाख वर्ष पूर्व पहले हमें दिखाई दिया, 3 लाख वर्ष पूर्व दिखाई देता है आदि मानव। अब 3 लाख वर्ष पूर्व आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और होमो सैपियंस जो है 30,000 से लेकर के 40,000 साल पहले हमें दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें होमो सैपियंस की तो आज का आधुनिक मानव है। अगर कहा जाए कि होमो सैपियंस से लेकर के आज तक अगर मानव में कुछ परिवर्तन हुआ है तो केवल संस्कृति का परिवर्तन हुआ है, जिसका हम अध्ययन को इतिहास कहते हैं। केवल संस्कृति का ही परिवर्तन हुआ है, जीवन की संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि हमारे नाक, पैर, हाथ जैसे उस समय थे वो वैसे आज भी हैं, लेकिन बोलने के तरीके में, खाने के तरीके में, रहने के तरीके में, जीवन यापन के तरीके में, अपने विचार, अभिवृत्तियां, भाषाएं, संस्कार, व्यवहार, धर्म, व्यंजन, नृत्य, संगीत, कला, मनोरंजन के संसाधनों में, इनमें काफी परिवर्तन हुए हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। आदि मानव की बात करें, आदि मानव की एक अपनी खास विशेषता होती है। क्या होती है? यह कपड़े नहीं पहनता, हो सकता है आग का भी आविष्कार न किया हो, शिकार पर निर्भर करता है। तो ये विशेषताएं होती हैं आदि मानव की। अब बात आती है इतिहास के स्रोत। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास है तो गुजरा हुआ कल है, तो गुजरे हुए कल में हम तो उपस्थित नहीं होते, तो इन पर जो हमारी निर्भरता है साहित्यिक स्रोत है और दूसरा है पुरातात्विक। अब साहित्यिक स्रोत भी है ना, वो कई प्रकार के हैं। धार्मिक हैं, दरबारी, विदेशी। अब विदेशी जो है उन पर हम एक सीमा तक रिलाय कर सकते हैं। मान के चलो एक विदेशी व्यक्ति है, भारत में आकर के इतिहास लिखता है। अगर वो यहाँ बैठ करके इतिहास लिखता है, विदेश से आया है, और जब व्यक्ति यहाँ से आएगा तो इसकी जो विचारधाराएं हैं अपने देश की विचारधाराओं से काम कर रहा है, तो इसका मतलब जो इतिहास लिखेगा, जो पृष्ठभूमि होगी वो अपने देश की होगी। तो इसलिए मेगास्थनीज ने जो लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, तो उसने अपने देश के अनुसार कहा कि उसको दास कहते थे, ऐसी व्यवस्था भारत में नहीं है। लेकिन भारत में जो दास थी, लेकिन वो अलग प्रकार से थी। और पुरातात्विक स्रोत हम और अगर हम बात करें दरबार की, अगर मान के चलो कोई राजा के सामने इतिहास लिखता है तो क्या राजा की बुराई कर पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा, तो वो राजा के फेवर में इतिहास लिखेगा। तो इसीलिए यहां समझने की बात है कि इतिहास लेखन को पढ़ते समय हमें काफी सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास को पढ़ने में शायद इतिहास लेखन में न्याय नजर नहीं आता। और जो धार्मिक है, धार्मिक का उद्देश्य है अपनी धर्म का प्रसार करना। जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध के बारे में लिखा है और जैन धर्म में हमें जैन के बारे में देखने को मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्य जो है, जैसे कि सिक्कों पर हमें कुछ लिखा मिला तो हमने उसके आधार पर जानकारी, मूर्ति, कहीं हमने राजा की मूर्ति देख ली तो उससे हमने कुछ पता लगा लिया। इमारतें अक्सर राजाओं की भव्यता को दर्शाती हैं, जैसे कि स्तंभ कला। तो इन्हीं चीजों को, इनको जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आगे क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अगर हम इनको अब पढ़ने बैठे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम पढ़ेंगे मौर्य काल की स्तंभ कला, तो हम उसी समय पर पढ़ेंगे जब मौर्यों का स्तंभ कला के बारे में जानेंगे, तो हम उसी समय पर पढ़ लेंगे कि इनसे स्रोत यानी कि इतिहास के स्रोत की जानकारी कैसे पता चलती है। इतना ही नहीं बल्कि हम जो कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे सबसे पहले हम स्रोत के बारे में ही जानेंगे, तो उसे यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। अगला, इतिहास का जो वर्गीकरण है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी मैंने पहले बात की थी, हम मान के चलते हैं दो पार्ट में मैंने इतिहास बताया था। एक था इतिहास और एक था प्राक इतिहास, वो एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन अगर हम प्राक इतिहास को और डिवाइड करें तो उसके 2 पार्ट और खुल सकते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। यानी कि ये काल तो बहुत ही स्पष्ट है, लिपि है यानी कि लिखित साक्ष्य है। और अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, इस काल में लिपि नहीं है। इस काल में 2 चीजें आती हैं, परापाषाण काल, मध्यपाषाण काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि तो है किंतु पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, पढ़ी नहीं गई। वैदिक काल में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन वो उस काल का नहीं है, ये सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है।
अब दो प्रश्न हमारे सामने आते हैं, ताम्रपाषाण काल और नियोलिथिक, इनको क्यों हमने इसमें डाल दिया? इनको तो इसमें डालते आप। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पीछे कारण है कृषि। इनके डिवीजन का एक कारण कृषि भी है। जहां पर हमें कृषि देखने को मिलती है उसे हम आद्य इतिहास काल कहते हैं, और कृषि हमें हड़प्पा सभ्यता में भी मिलती है, वैदिक काल